एक बार फिर से आपका इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम जो है इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हमने सॉल्व करना सिखाया था कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने ये भी डिफरेंस बताया था कि इक्वेशन, एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम फिर से जो है और कुछ हमने बेसिक चीज़ें बताया था जिसमें कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। बेसिक में उसमें यही था कि अगर कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड होता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, और एडिशन में तो सब्ट्रैक्शन में होता है, सब्ट्रैक्शन में तो क्या होगा, एडिशन में होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो आज हम चलते हैं एक न्यू टॉपिक की तरफ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। चलिए यहाँ पे लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल। यहाँ पे टू वेरिएबल की बात करेंगे तो इसमें दो वेरिएबल होगा और भी क्या होगा, उनके पावर कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि लीनियर है तो लीनियर का मतलब ही होगा कि वेरिएबल के पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये जो इसका आपका देख रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी ये रियल नंबर है एंड ए एंड बी कैन नॉट बी 0। देखिए ए और बी दोनों भी 0 नहीं हो सकते हैं। अगर मान लीजिए एंड इतना नॉट इक्वल टू 0, इफ मान लीजिए अगर यदि एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इफ अगर y इज इक्वल टू 0 हो गया तब क्या होगा, तो अब यहाँ पर आपका बचेगा ax प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये भी क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है, जो कोफिशिएंट है x, जो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि x और y हमारे क्या है, वेरिएबल है। जो इनके कोफिशिएंट अगर वो 0 होते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, वहाँ चीज़ हमने दिखाया कि x 0 एक वेरिएबल 0 होगा तो लीनियर में चेंज हो जाएगा। अगर दोनों ही 0 हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों ही 0 हो जाए। तो अब यहाँ पर चलिए इफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, दोनों ही 0 हो गए तब क्या होगा, c की वैल्यू क्या आएगी, 0। ये हो सकता है ये ट्रू हो और ना हो, ये वैलिड हो सकता है और वैलिड नहीं भी हो सकता है, आइदर वैलिड और नॉट। ये वैलिड भी हो सकता है और वैलिड नहीं हो सकता है। अगर c की वैल्यू मान लीजिए 3 है तो कभी भी 3 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर c की वैल्यू 0 है तो भी जाकर ये दोनों इक्वल होगा, तो इसको हम बोलेंगे ट्रू है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा बेसिक था जो कि हमने आपको समझाया। तो यहाँ पर ये जनरल फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल, यहाँ पर आप a और b की वैल्यू आप रखते रहिए, आपको इक्वेशन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया 2x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 1/2x प्लस 3/4 y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर ABC आपका रियल नंबर, तो रियल नंबर हमारे पास इनफाइनाइट है। तो अगर हमारे पास रियल नंबर इनफाइनाइट हो तो A और B की वैल्यू इनफाइनाइट होगी और साथ ही साथ हमारे पास इक्वेशन भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। सो इस तरीके से दो वेरिएबल इक्वेशन हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाए एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पर एक और केस हमको लेना चाहिए था कि इफ c इज इक्वल टू 0 हो जाए तब क्या होगा, तो यहाँ पर ax प्लस बी वाई
इज इक्वल टू 0 होगा। ये भी 2 वेरिएबल में इक्वेशन होगा। क्या होगा? 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने डिफरेंट 2 वेरिएबल इक्वेशन को आपको यहाँ पे सामने लिया। तो ए और बी के डिफरेंट वैल्यू के लिए हम यहाँ पर इनफाइनाइट इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक नोट लिख लेते हैं कि फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ a, b and c, we get infinite equation, we get different equation, we got different equation। हम यहाँ पर डिफरेंट इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ए और बी की वैल्यू को चेंज करते रहिए और वहाँ से जो है कि आप डिफरेंट इक्वेशन को क्या करेंगे? अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर था कि बेसिक में कि जनरल फॉर्म क्या था 2 वेरिएबल का, उससे हमने क्या किया कि उसको अच्छे से डिफाइंड किया। हमने ये भी बताया कि ए और बी की वैल्यू को डिफरेंट रख करके हम क्या कर सकते हैं? इनफाइनाइट इक्वेशन हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ए बी सी रियल है और इनकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए, और ऐसे भी हो सकता है, मतलब इक्वेशन जो है जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। इस तरीके से अगर आप है तब भी हमारा क्या है? इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो बहुत सारे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया और आपको बात समझ में आनी चाहिए। जैसे x माइनस वाई हो गया 3 प्लस 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये सब आपके 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। तो अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इक्वेशन जो है यहाँ पे लिखा जा रहा है। चलिए कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा बट वो 2 वेरिएबल में होगा। तो आइए यहीं पर आपको हम समझा दे रहे हैं। यहीं पे इसको आप नोट कर लीजिए तो फिर हम आगे थोड़ा सा चलें। चलिए आगे चला जाए। यहाँ पर देखिए, जैसे कुछ इक्वेशन लेंगे जो कि 2 वेरिएबल होगा लेकिन वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा आपका। ये 0 हो जाए, x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाए, x इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाए। फोर्थ में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो जाए। तो आप यहाँ पर देखिए, ये 2 वेरिएबल में वेरिएबल x और यहाँ पर y है, बट यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर कितना आ गया? 2 आ गया। वेरिएबल का पावर कितना है? 2 है। और ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल के पावर 2 आ गया। ये भी नहीं क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर, इन दोनों को ऐड कर देंगे 2 आ जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है इसके भी पावर 2 है और इसके भी पावर 2 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल 2 है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे हमने ऐसे लिख दिया x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये भी नहीं, इसके पावर 3 है और इसके भी पावर 2 है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आई होप ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो चलिए चला जाए फिर। जैसे यहाँ पर होता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग में, इसी तरीके से 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन भी होता है, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो ये आपको आई होप ये समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए तो फिर आगे चला जाए। चलिए चला जाए। तो इसी तरह से कहते हुए कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी होता है, उसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ, नहीं 3 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन तो नहीं होता है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल।
उसके लिए क्या है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर लिख देंगे कि वेयर ए बी सी एंड डी रियल है, रियल नंबर है, और यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड हमारा क्या है, वेरिएबल है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ए बी सी कैन नॉट बी 0, ए आपका 0 नहीं हो सकता है, ए बी सी आपका 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा तो वेरिएबल कम हो जाएगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस, इक्वेशन ए भी है, इक्वेशन ए भी है। तो अगर आप देखें तो ये वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 क्या है, एक लाइन का इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, और ये वाला जो है आपका एक प्लेन का इक्वेशन है। एक क्या है, प्लेन का। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने समझाया कि 3 वेरिएबल में क्या लीनियर इक्वेशन होता है, वो चीज़ को लिखा है। यहाँ पे 2 वेरिएबल में क्या आता है उसको हमने लिखा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 3 इक्वेशन कैसा है, 2 इक्वेशन क्या है, वो चीज़ को मैंने यहाँ पे आपको समझाया। तो अब हम इसके बाद, वैसे हमको 3 वेरिएबल पढ़ना है, हमको 2 ही वेरिएबल पढ़ना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे कि किस तरीके से अब हम 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो उसको कैसे हम 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करें। तो आइए यहाँ पे हम देखें। तो यहाँ पर रीडिंग होगा हाउ टू मेक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल टू लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल टू 2 वेरिएबल। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल, उसको 2 वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एग्जांपल में जैसे देखा जाए, मान लीजिए हो गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका लीनियर है क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 है, तो इसको 2 वेरिएबल में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए सिंपल सा, जैसे यहाँ पर 2x हो गया प्लस 0 इंटू वाई लिख लिया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक हमने वेरिएबल न्यू इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि 0 इंटू वाई है, वैसे कि इसकी वैल्यू 0 ही है। ये अगर 0 है तो अब इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इस वाले पर। इस वाले ये जो इक्वेशन है यहाँ पर लिखने पर कोई, अभी भी ये लीनियर इक्वेशन इन 1 ही वेरिएबल है, बट लेकिन हमने यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। अगर इसी को आपको 3 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 2x 0y प्लस 0 इंटू जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका 3 वेरिएबल में हो गया। यानी कि जितना आपको वेरिएबल में कन्वर्ट करना है उस वेरिएबल को लिख के उसमें 0 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको उतने वेरिएबल में इक्वेशन हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल को हमने 2 में कन्वर्ट करे और 3 में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से यहाँ तक आने में हमने क्या लिया, एक 0 का हेल्प लिया। तो 0 इंटू वाई करेंगे तो 0 ही होगा, और वैसे फिर से यही इक्वेशन बन जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बट लेकिन ऐसा देखने में ये लग रहा है कि ये क्या आपका 3 वेरिएबल में और यहाँ पे क्या है आपका 2 वेरिएबल में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चला जाए, अब यहाँ पर जो है कुछ नया टॉपिक्स पढ़ते हैं जिससे कि हमको और भी अच्छे चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चला जाए। अब यहाँ पर ये जनरल फॉर्म था, जनरल फॉर्म, तो यहाँ पर लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ, इसको बोलते हैं मानक समीकरण, 2 चरों वाला मानक समीकरण, 2 चरों वाला
दो चर वाला रैखिक, दो चर वाला मानक समीकरण, दो चर वाला रैखिक मानक समीकरण। जनरल फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये हमने थोड़ा सा नहीं लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का मानक समीकरण क्या होता है, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 1, और दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये सब, ये a1 b सब है क्या, यहाँ पर लिख लेंगे पहले ये वेयर x एंड y, ये क्या है आपका वेरिएबल है। हमने बोला ना कि a और b की वैल्यू चेंज कर लिए आपको एक न्यू इक्वेशन मिल जाएगा, वही हुआ है यहाँ पे। तो a और b की जगह a1 b1, और फिर से a b की जगह क्या लिख दिया, a2 b2 लिख दिया, c की जगह c1 c2 लिख दिया, तो हमारा ये एक पेयर बन गया, पेयर का मतलब जोड़ा हो गया। तो वही लिखा हुआ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और यहाँ पर आपका जो a1 है, a2 है, कॉमा b1 b2 c1 एंड c2, ये सब क्या है, रियल नंबर है। क्या है, ये सब रियल नंबर है। एंड और एक क्या यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ेगा कि a1 कॉमा a2 b1 एंड b2 ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो टू वेरिएबल से वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं टू वेरिएबल का, जो है चीज़ें जिससे और भी क्लियर हो जाएंगी। पहले कुछ एग्जाम्पल लिया जाए टू वेरिएबल का। जैसे पहला पेयर आपका ऐसे बन जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट हो जाएगा, और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ये आपका सेकेंड हो जाएगा। एक पेयर हो गया। लीनियर इक्वेशन का वन पेयर है, लीनियर इक्वेशन का वन पेयर है इन टू वेरिएबल में। और सेकेंड क्या हो जाएगा कि 4x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी आपका हो गया इस तरीके से। थर्ड में क्या हो सकता है, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका तीसरा पेयर लीनियर इक्वेशन को हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4x माइनस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी आपका बन गया। ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, x/2 माइनस y/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा आपका x/4 माई प्लस y/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपका फ्रैक्शन में हो सकता है। a और b c रियल है, तो यहाँ पर हम a और b c की कोई वैल्यू ले सकते हैं, जिससे हमको डिफरेंट इक्वेशन मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब इसको आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके थोड़ा लिख लीजिए, जिससे हम थोड़ा सा आगे चला जाए। तो और ए और बी को कोफिशिएंट भी बोला जाता है। ए और बी को क्या बोला जाता है, गुणांक, चरों का गुणांक बोला जाता है। तो चलिए चला जाए। अब इसके बाद हम थोड़ा सा लिखेंगे गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट। how to find coefficient
हाउ टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसका कोफिशिएंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन के जरिए आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया, इसमें लिख दिया 2x - 1/3 y + 3 = 0, ये एक इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा में हो जाएगा -1/3x + y + ये हो गया आपका दूसरा। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट, यानी गुणांक फाइंड आउट करना है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फॉर फर्स्ट, पहले आप यहाँ पर ऐसे कंपेयर लिख लेंगे, कंपेयरिंग द बोथ इक्वेशन बाई कंपेयरिंग द बोथ इक्वेशन बाई किससे कंपेयर कर रहे हैं, ax + by + c = 0 से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर फर्स्ट के लिए ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों समीकरणों का इससे तुलना करने पर, कंपेयरिंग द बोथ इक्वेशन बाई इतना। तो फॉर फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पर a1 लिखेंगे, कितना होगा 2, और b1 की वैल्यू क्या हो जाएगा -1/3, एंड c1 की वैल्यू कितनी, सॉरी बस आपको कोफिशिएंट निकालना है। ये हमने क्या लिया, ये कोफिशिएंट है, ये आपका कोफिशिएंट नहीं है, ये केवल दो कोफिशिएंट है। इन सिमिलर वे फॉर सेकंड के लिए क्या कोफिशिएंट हो जाएगा, a2 = -1/2 और b2 = 1 हो जाएगा। तो अब इसमें कोई बच्चा बोलेगा कि देखिए अब बच्चे हैं भाई, अपना अपना सबका माइंड होता है कि इस वाले इक्वेशन के लिए जो हम लिखे हैं भाई 2x - 1/3 + 3 = 0। अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा y, और यहाँ पे हो जाएगा 9 = 0, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया। अब इसको अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से a की वैल्यू आएगी, a1 की वैल्यू आएगी 6, और b1 की वैल्यू आएगी -1 आएगी। और इन सिमिलर वे में यहाँ पर अगर देखा जाए -1/2x + 1 × y + 4 = 0 है, इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, -x 1 × x और +2 × y, और यहाँ पर कितना जाएगा 8 = 0। अगर अब इसका कंपेयर किया जाए तो क्या आएगा, a2 की वैल्यू आएगा -1, b2 की वैल्यू आएगा 1, और c2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी c2 के जाने दीजिए, यहाँ पर हमको कोफिशिएंट लिखना है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या ये भी सही है कि नहीं, यहाँ पर जो हमने लिखा है a1 की वैल्यू 2 है और b1 की वैल्यू -1/3 है। तो यहाँ पर अगर आप देखें इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये लिखा गया है, जिससे कोफिशिएंट हमारे बदल गए, और जो कांस्टेंट टर्म था वो भी क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन सेम है, बट इनके कोफिशिएंट्स क्या है, डिफरेंट हो गए। यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 2 है और -1/2, यहाँ पर कितना 6 और -1 है, कोफिशिएंट चेंज हो गए। अगर आप इक्वेशन को चेंज करते हो तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और उसके कांस्टेंट टर्म भी चेंज हो जाएंगे। तो आई होप जिस फॉर्म में इक्वेशन दिया है आप उसी में कोफिशिएंट निकालोगे। अगर उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके कोफिशिएंट को निकालते हो तो वहाँ पर एक मिस्टेक होने का चांस रहेगा, लेकिन कोई सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जब इन दोनों को हल करोगे ना तो वहाँ से जो x और y की वैल्यू आएगी वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट लेकिन कोफिशिएंट की अगर बात करें तो कोफिशिएंट में यहाँ कोफिशिएंट आपका डिफरेंट हो गया है, यानी कि ये इक्वेशन ही आपका चेंज हो गया, जिससे कोफिशिएंट चेंज हो गया है, कांस्टेंट टर्म भी बदल गया है। तो ये दोनों क्या होंगे, आपके डिफरेंट हो जाएंगे। सो प्लीज़ जिस फॉर्म में दिया है आप उसी में कोफिशिएंट को निकालेंगे, जिससे आपका ये सोल्यूशन सही आए। तो आई होप यहाँ पर एक बच्चे थोड़ा मिस्टेक करते, उस चीज़ को हमने क्या किया, बताया। अब जैसे दूसरे सेकेंड इक्वेशन में क्या था, कोफिशिएंट -1/2 तो 1 था, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया।
ठीक है। तो ये था कि कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करेंगे दोनों इक्वेशन के, इस चीज को मैंने यहाँ पे आपको समझाया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किस तरीके से कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम अब नेक्स्ट चलते हैं ये हमारा जो इक्वेशन लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसको हम ये भी बोलेंगे, चलिए इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसको ये भी बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ STRAIGST स्ट्रेट लाइन इन टू वेरिएबल। ये आप याद रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू वेरिएबल भी होता है और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वन वेरिएबल भी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिख दे रहे हैं दो चरों वाला सरल रेखा का समीकरण। दो चरों वाला रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर क्या हमने लिखा है? दो चरों वाला रेखा का समीकरण। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पर क्या हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू वेरिएबल। दो चरों वाला रेखा का समीकरण। दो चरों वाला सरल, यहाँ पर लिख लेंगे सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसको क्या क्या बोलते हैं। तो ये हमारा एक रैखिक समीकरण है जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा का समीकरण दो चरों में। ठीक है, तो अब हम इसका चलते हैं थोड़ा सा, इसको अब दो चर वाले रेखा समीकरण का यहाँ पर हल लिखेंगे। तो अब यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण युग में इसके हल को पढ़ेंगे, यानी कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो चलिए इसको हमने एक थोड़ा सा वो था बेसिक चीज़ था, उसको हमने समझाया आपको। अब चलते हैं कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर एक टू वेरिएबल का इक्वेशन लिख दिया हमने और एक ही इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या होगा? जो हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ, ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल,
तो यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल है। यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि यहाँ पर दो इक्वेशन होंगे और दोनों में क्या होंगे, दो वेरिएबल होंगे और ये पेयर में है। तो ठीक है, तो इस वाले समीकरण का जो हल होता है, इसका जो हल होता है वो क्या होता है, अनंत हल होता है। अनंत हल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होगा आपका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर एक एक्स का वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि आपको अगर देखिए इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इक्वेशन में मान लीजिए किसी इक्वेशन में 3 वेरिएबल है तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। अगर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तब जाकर आपका एक अलग से एक एक्स की वैल्यू आएगी और वाई की वैल्यू आएगी। अगर मान लीजिए आपके पास केवल एक ही इक्वेशन है और उसमें 2 वेरिएबल है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और एक इक्वेशन है एक वेरिएबल है तो क्या होंगे, उसके यूनिक हल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आपको समझाएं कि यहाँ पर 1 वेरिएबल तो यूनिक हल होगा। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए कि इस इक्वेशन को लिया जाए 2x + 3 = 0 को, तो ये क्या, ये लीनियर इक्वेशन है, 1 वेरिएबल में है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। तो इसका क्या होगा, यूनिक हल होगा। क्या होगा, यूनिक हल। यहाँ पर हम आपको लिख दे रहे हैं, रुक जाइए इसे। पहला ax + b = cx + d, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यूनिक हल होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक हल, केवल आपका क्या होगा, एक हल होगा। ठीक है, यानी x की एक वैल्यू आएगी। अब मान लीजिए आपके पास 2 वेरिएबल का इक्वेशन आ गया, तो x + by + c = 0। तो अब x और y की यूनिक वैल्यू लेने के लिए आपके पास 2 इक्वेशन होना चाहिए। अगर एक सिंगल इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इसका जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्योंकि यहाँ पर आपके पास ना x की वैल्यू पता है ना ही y की वैल्यू पता है, तो एक x का वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर दूसरा x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ऐसे आपके पास इनफाइनाइट x और y के पेयर आ जाएंगे जो कि इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। x और y के अनंत जोड़े आ जाएंगे जो कि इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। और इस वाले में x केवल एक वेरिएबल है तो यहाँ से केवल x की, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की एक ही वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करने क्या मेथड है, वेरिएबल एक तरफ करते हैं, कांस्टेंट को क्या करते हैं, अदर साइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 2 अलग अलग वेरिएबल है तो इसको आप अलग कर ही नहीं पाओगे। तो एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखते हैं, दूसरे वेरिएबल को राइट में रखते हैं, और राइट वाले वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं और लेफ्ट वाले वेरिएबल को क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरह x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू निकालते जाएंगे, तो ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो रहा कि अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण, एक समीकरण दिया तो उसके अनंत हल होंगे। ये क्लास 9th में भी है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपके पास 2 इक्वेशन है, यानी कि 2 स्ट्रेट लाइन है, तो 2 समीकरण में क्या रिलेशन हो सकता है, इसके कितने हल हो सकते हैं, वो चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा देखा जाए। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, तो इसको हम थोड़ा सा रेज कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अगर आपके पास मान लीजिए कि 3 वेरिएबल है तो आपको उन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको 3 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम नोट में लिख दे रहे हैं कि फॉर टू वेरिएबल इक्वेशन, फॉर 2 वेरिएबल इक्वेशन वी नीड
two equation to solve them, for two variable equation we need two equation to solve them. solve them का मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह आपके पास फॉर 3 वेरिएबल इक्वेशन वी नीड 3 इक्वेशन टू सॉल्व देम। सॉल्व देम का मतलब वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसी तरह सिंगल वेरिएबल के लिए क्या होगा, वी नीड ओनली 1 इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं फॉर 1 वेरिएबल इक्वेशन वी नीड 1 इक्वेशन टू सॉल्व देम, ठीक है। मतलब 2 वेरिएबल का समीकरण है तो उसको सॉल्व करना तो 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल का इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 इक्वेशन होने चाहिए, और 1 वेरिएबल का है तो आपके पास 1 इक्वेशन होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जिसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो हमने उसको समीकरण बोला था, यानी सरल रेखा बोला था। तो इस सरल रेखा का एक आपका क्या होगा, पिक्चर भी होगा, ग्राफ। जो ग्राफ क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा हम यहाँ पर बता दें आप, ग्राफ क्या होता है। ग्राफ बेसिकली क्या होता है कि समीकरण जो हमारा इक्वेशन दिया होता है या जो भी पॉलिनोमियल दिया होता है उसको पिक्टोरियल कैसे दिखेगा, उसका चित्र कैसे दिखेगा, ठीक है। वो चित्र से हम बहुत सारी चीज़ों को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब उसका फिगर कैसे बनेगा, वो दिखता कैसे है, वो होता है हमारा ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट इज अ पिक्टोरियल मतलब पिक्चर, PICTURE, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन और एक्सप्रेशन और इनइक्वेशन। यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ इक्वेशन लिया हुआ है, आइदर वो एक्सप्रेशन हो सकता है, क्या हो सकता है, इनइक्वेशन हो सकता है। तो इन तीनों का ही अलग अलग पिक्चर रिप्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ पर केवल इक्वेशन की बात करेंगे, ये सब तो आपके सिलेबस में नहीं है। तो जैसे मान लीजिए अभी हमने इसके प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल का जो ग्राफ था उससे जीरोस फाइंड आउट कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से है। तो अब यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, हमको तो लीनियर इक्वेशन का पड़ता है, तो यहाँ पर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे हो सकता है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन वो कैसे कैसे हो सकता है, यहाँ पर हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए उसको हम XY प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका मान लीजिए क्या हो गया, ये हो गया Y, ये हो गया Y डैश, ये हो गया X डैश और ये X हो गया। फिर से यहाँ पर दूसरा हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं, यानी 2 वेरिएबल है तो हमको 2 एक्सिस चाहिए। कितने एक्सिस चाहिए, 2 एक्सिस चाहिए। और 1 वेरिएबल होगा तो कितना एक्सिस चाहिए, 1 एक्सिस चाहिए। अगर आपके पास 3 वेरिएबल आपको 3 एक्सिस चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी जितने वेरिएबल होंगे उतने एक्सिस आपको नीड होगा। ये हो जाएगा Y। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं हमारा जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अगर इसी में आप देखें तो हमारा ये ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से ग्राफ हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, ये आपका ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। किसी तरह से आप ग्राफ इसमें हो सकता है। हम 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, 1 वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो ऐसे भी आ सकता है, इस तरीके से भी ग्राफ हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। एंड आप अगर देखें तो ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। ये हमने जितना आपको बताया ये आपका लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, पिक्चर है कि वो कैसे दिखता होगा। वो ऐसे इस तरीके से दिखेगा, आप जब ड्रा करेंगे तब, जब आपको सिखाएंगे तब, कि किस तरीके से जो है पिक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन को।
तो यहाँ पर डिफरेंट मेथड होते हैं, उस मेथड्स को हम स्टडी करेंगे कि कैसे जो है कि उन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि हाउ टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द इक्वेशन। तो ये तो रहा टू वेरिएबल्स के ग्राफ। अब लीनियर वेरिएबल की अगर बात करें, एक वेरिएबल की, यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर एक वेरिएबल की बात करें तो एक वेरिएबल को जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ऐसे इस तरीके से होता है, या हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, या तो वर्टिकल लाइन होगा जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। बट लेकिन टू वेरिएबल में ऐसा नहीं होगा, वो ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ना ही वाई एक्सिस के, वो इस तरीके से ऐसे होंगे जो है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिफरेंट ग्राफ्स को शो किया हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद हम आगे थोड़ा सा प्रोसीड करें। तो ग्राफ के बारे में बताइए, इट इज अ पिक्टोरियल यानी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन और एक्सप्रेशन और इन इक्वेशन। वो इक्वेशन कैसे दिखता होगा, उसका पिक्चर कैसे दिखता होगा, इसको देख करके हम बहुत सारी चीज़ें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ का स्टोरी आपको सुनाया जाए तो थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आता है, अगर उस स्टोरी को पिक्चर में दिखाया जाए तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसको आप नोट कर लीजिए, देन हम चलते हैं नेक्स्ट, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं। चलिए चला जाए। अब यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कितने मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप्स अच्छे से डिटेल में, देन उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बस बेसिकली यहाँ पर क्या है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बेसिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये मतलब सोल्यूशन मतलब ये हुआ है कि हमको एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन को, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन वन हो जाएगा। यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इन दोनों इक्वेशन में या दोनों ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन, इनमें क्या रिलेशन है पहले ये तो देख लिया जाए। इनके बीच में जो रिलेशन होगा उतना ही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं मेथड्स क्या होते हैं। पहले कितने टाइप्स के इसको, कितने मेथड्स उसको सॉल्व करने के मेथड्स। तो पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ से इसका हल निकालना, सॉल्व कर, ग्राफिकल मेथड यानी कि ग्राफ के जरिए इसको सॉल्व करना। आलेखी विधि, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आलेखी विधि, आलेख के द्वारा कैसे सॉल्व करें। दूसरा क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। थर्ड आपका क्या है, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इसको बोलते हैं हिंदी में एलिमिनेशन मेथड को, चलिए भी बताते हैं इसको क्या बोलते हैं। फोर्थ आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको बोलते हैं वज्र गुणन खंड विधि, वज्र गुणन विधि। विलोपन, इसको बोलते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि।
ये हमारे पास बेसिकली 4 मेथड है ग्राफिकल, जो ग्राफ से सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसको अब इन सभी में, इन मेथड्स में क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप से देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लें कि इन दो इक्वेशन में कितने टाइप, क्या रिलेशन क्या क्या हो सकता है। तो आइए चलिए थोड़ा सा देखा जाए कि इनमें क्या रिलेशन हो सकता है। उन रिलेशन से ही हमें फाइंड आउट कर पाएंगे कि इनके सोल्यूशन कितने होंगे। एक सोल्यूशन हो सकता है इन दोनों को सॉल्व करें, एक्स और वाई की एक वैल्यू है जिससे दोनों क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि एक्स और वाई की इनफाइनाइट वैल्यू है जिससे दोनों ही इक्वेशन ट्रू हो। या ऐसा भी हो सकता है कि एक्स और वाई की ऐसे कोई वैल्यू आए ही ना जिससे हमारा क्या हो, दोनों ट्रू हो। यानी इन दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई की उन वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे। संतुष्ट का मतलब ये हुआ एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुट करे तो एलएचएस में जो आए वहीं आरएचएस में आए, और उन्हीं एक्स और वाई की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करे तो जो एलएचएस में आए वहीं क्या हमारा आ जाए, आरएचएस में आए। तब जाकर इसको बोलेंगे इसका ये इसके दोनों क्या है, हल हैं। तो आइए इसको हम थोड़ा सा, अब चलिए इस मेथड को नोट कर लेते हैं, फिर एक स्टेप बाय स्टेप्स करेंगे। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं रिलेशन कितने टाइप्स के होंगे, संबंध कितने होंगे। चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। तो यहाँ पर अब देखा जाए कि कितने टाइप्स के रिलेशन हो सकते हैं। संबंध, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे हम आपसे बोले कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक्स और वाई, इनमें कितने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं। तो एक्स और वाई में हमारे पास 3 रिलेशन हो सकते हैं। या तो एक्स वाई से ग्रेटर होगा, या एक्स वाई से छोटा होगा, या एक्स वाई के क्या होगा, बड़ा होगा। ये आपके पास 3 रिलेशन है, ठीक है। तो 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल है तो आपके पास 3 रिलेशन होंगे। इसी तरह आपके पास 2 इक्वेशन है और इसका जो आलेख होता है वो सरल रेखा होता है, तो इसमें भी आपके पास कितने रिलेशन होंगे, 3 रिलेशन होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 3 रिलेशन, देयर आर 3 रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। यानी दोनों जो लीनियर इक्वेशन उनके बीच में कितने रिलेशन होंगे, 3 रिलेशन होंगे। वो कौन कौन से होंगे। पहला रिलेशन जो होगा वो इस तरीके से होगा, ऐसे, ये ऐसे हो सकता है कि ये दोनों जो सरल रेखा का जो आलेख है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हो, एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हो। मतलब ये हुआ कि इन दोनों में केवल एक ही बिंदु ऐसा, एक ही ऐसा एक्स और वाई का जो जोड़ा है, पेयर है, वो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो इसको बोलेंगे हम, ये जो अब इसको देखकर हम बोलेंगे कि यूनिक हल। ये जो पॉइंट आप पी देख रहे हो, ये पॉइंट पी बेसिकली एक्स और वाई का एक वैल्यू है जो दोनों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ये रिलेशन हो सकता है। दूसरा क्या रिलेशन हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे, ये ऐसे हो सकता है, इस तरीके से, ऐसे। ये हमारा ये फर्स्ट का हो गया, ये दूसरे इक्वेशन का आलेख हो गया, ये पहले को हो गया और ये दूसरे को हो गया, ऐसे। मतलब ऐसे भी हो सकता है या तो ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे। और यहाँ पर आपका थर्ड जो रिलेशन है, जो थर्ड रिलेशन है यहाँ पर, वो रिलेशन ऐसे हो सकता है कि दोनों का दोनों लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करें। यानी बोथ लाइन रिप्रेजेंट सेम लाइन, ऐसे। यानी दोनों लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करें। ये 3 रिलेशन होगा, ठीक है। यानी इसमें 1 कॉमन पॉइंट है, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इसमें कितने कॉमन पॉइंट है, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है। तो अगर इस तरीके से, अगर मान लीजिए दोनों इक्वेशन का जो आलेख अगर ऐसे आता है, तो यहाँ पर केवल एक हल होगा। यानी एक्स और वाई का केवल एक्स का एक वैल्यू आएगा और वाई का एक वैल्यू आएगा, जिससे दोनों इक्वेशन क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। यानी वही उनका हल होगा। यहाँ पर क्या होगा कि आप देख रहे हो कोई भी उभयनिष्ठ, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि दोनों पर लाई कर रहा हो।
यानी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है एक्स और वाई का जो कि इन दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इस केस में यहाँ पर कोई हल नहीं होता है, इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों का दोनों इक्वेशन जो है, एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे क्या होगा, अनेक हल होगा, अनंत हल होगा, यानी कि इसमें इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है। इसमें क्या बोलेंगे, ओनली वन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो इक्वेशन, जो रिलेशन है दो लाइंस में, वो केवल 3 टाइप्स के हो सकते हैं। या दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, यानी प्रतिच्छेद करें, या यहाँ पर एक भी पॉइंट पर प्रतिच्छेद ना करें, और यहाँ पर क्या, इनफाइनाइट पॉइंट पर प्रतिच्छेद करें। तो इसको देखते हुए हम बोल सकते हैं कि दो इक्वेशन के जो हल होते हैं, या तो केवल एक हल होगा, यानी एक्स और वाई के एक एक वैल्यू होंगी, या कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं होगा, यानी ये बोलेंगे नो हल होगा। यहाँ पर बोलेंगे कि अनंत हल होगा, यानी एक्स और वाई के अनंत पेयर्स हो जोड़े होंगे जो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई होंगे। तो आई होप आज की क्लास में हमने जो भी आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत ही स्लो मोशन में, और अच्छे से समझाया। इसको आप 1-2 बार देखेंगे तो और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए मेथड्स के साथ, नए ट्रिक के साथ आपको वीडियो मिलते रहें। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।